6.1 परिचय। शहरी पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के बारे में पिछले पाठों में आपने आक्रमण, उत्तराधिकार, एकाग्रता, केंद्रीकरण और अलगाव जैसी चीजों के बारे में सीखा है, जो शहरों के विभिन्न प्रकारों और आकारों की विशेषता बताते हैं। अब इस खंड में हम शहरों के विभिन्न पहलुओं और वे कैसे अस्तित्व में आए, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, शहरी समाज को अपेक्षाकृत बड़े, घनी आबादी वाले स्थायी समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां अधिकांश लोग गैर कृषि नौकरियों में काम करते हैं। ऐसे शहरी समाजों का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों, जलवायु, भूगोल और आर्थिक विकास से बहुत प्रभावित होता है। दुनिया के शुरुआती शहर नदी घाटियों के पास उभरे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा, टाइग्रिस फरात, लगास उरुक, नील, मेम्फिस, थेब्स और ह्वांग हो, चेंगचान एन यांग। ये प्रारंभिक शहरी बस्तियां प्रौद्योगिकी और मानवीय जरूरतों में बदलाव के साथ विकसित हुई। व्यापार, वाणिज्य और स्थिर कृषि ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई और आज भी वे शहरों के विकास को आकार दे रहे हैं, क्योंकि शहर ऐसे स्थान हैं जहां बाजार, सरकारें, धार्मिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र मौजूद हैं। 6.2 शहरों की संरचना। शहरों की विशेषताएं समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है और एक युग और स्थान से दूसरे युग में भिन्न होती है। प्राचीन काल में शहर की अवधारणा मध्यकालीन और आधुनिक शहरों से भिन्न थी। शहरी विकास आकार में अनियमित, लोगों की आदतों में बदलाव के प्रति उत्तरदायी और प्रकृति में गतिशील था। शहर अक्सर स्वतंत्र, स्वैच्छिक बस्तियों के रूप में शुरू हुए और उनका भौतिक लेआउट भूमि की संरचना और समाज की प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभिक शहरी संरचनाओं को दो बुनियादी रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: चारदीवारी वाले शहर और खुले शहर। इन मूल रूपों के भीतर हम प्रत्येक समाज के अद्वितीय चरित्र से प्रभावित विभिन्न प्रकार के पैटर्न और डिजाइन देखते हैं। केवल संरचनाओं से अधिक, यह लोगों के आवास है जो शहरों की विशिष्ट संस्कृतियों को दर्शाते हैं। मैक्स वेबर के लिए शहर मुख्य रूप से एक बाजार है, जैसा कि पिछले पाठ में चर्चा की गई है। बाजार हमेशा शहरों के केंद्र में रहे हैं, विशेष रूप से पूर्व औद्योगिक काल में माल के आदान प्रदान के लिए केंद्र के रूप में कार्य करते रहे हैं, जिसके बारे में हम अगले भाग में और विस्तार से जानेंगे। परिवहन और मौद्रिक प्रणालियों में प्रगति ने इस वस्तु विनिमय प्रणाली को आधुनिक खुदरा व्यापार में बदल दिया। परिणामस्वरूप शहर आधुनिक व्यापार केंद्र के रूप में जाने जाने लगे। वेबर ने जनसांख्यिकी में भी बदलाव देखा। सघन शहरी क्षेत्रों में आम तौर पर जनसंख्या कम हो रही है, जबकि बाहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बीच में कुछ क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहे, जिनमें मध्यम वृद्धि देखी गई। प्रत्येक शहर में कुछ हद तक आंतरिक संगठन और उसके विकास में नियमितताएं होती है। यह आंतरिक संगठन भूमि उपयोग पैटर्न जैसे भौतिक पहलुओं और आवासीय क्षेत्रों जैसे मानवीय पहलुओं दोनों को शामिल करता है। एक शहर में उसके सभी निवासी, घर, कार्यस्थल, सड़कें और व्यापारिक स्थान शामिल होते हैं। औद्योगिक क्रांति ने शहरी विकास को आकार देने, श्रम शक्ति को आकर्षित करने और औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार्ल्स कोल्बी ने इन ताकतों का विश्लेषण किया। लोगों के आंदोलनों को सेंट्रिपेटल ताकतों, शहर के केंद्र के आकर्षक गुण और केंद्रापसारक ताकतों, लोगों को शहर के एक हिस्से में रहने या दूसरे, जैसे उपनगरों में जाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रभाव के रूप में समझाया। शहर की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है कि शहर के भीतर सामाजिक और भौतिक तत्व कैसे स्थित,
व्यवस्थित और परस्पर क्रिया करते हैं। इस अनुभाग का लक्ष्य इन तत्वों के बीच स्थानिक वितरण और अंतःक्रिया को समझाना है। किसी शहर के स्थानिक वितरण से उस काल की संरचना के साथ उसके सामाजिक संगठनों और सांस्कृतिक संबंधों का भी पता चलता है। आधुनिक शहरों का स्वरूप और संरचना विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का परिणाम है, जो उनकी स्थापना के बाद से कई दशकों से चलन में है। तीव्र और बड़े पैमाने पर विकास, विविध जनसंख्या, शहरी परिवहन में परिवर्तन और बढ़ी हुई सामाजिक और स्थानिक गतिशीलता आधुनिक शहरीकरण के कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसा कि अमेरिकी शहरों के शास्त्रीय अध्ययनों से पता चलता है। यहाँ चर्चा की गई शहरी निपटान संरचना के प्रमुख सिद्धांत उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अनुभवजन्य अध्ययनों पर आधारित है, जो इन क्षेत्रों के बढ़ते महत्व और प्रभुत्व के कारण उन्हें अमेरिकी संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था से निकटता से जोड़ते हैं। 6.3 संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल। अर्नेस्ट बर्गेस ने यह समझाने के लिए संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत का प्रस्ताव रखा कि शहर कैसे विकसित होते हैं और आकार लेते हैं। इस सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि शहर संकेंद्रित वृत्तों या क्षेत्रों में बाहर की ओर बढ़ते हैं। सरल शब्दों में, जैसे जैसे एक शहर का विस्तार होता है, यह अपने केंद्र से फैलकर अलग अलग संकेंद्रित क्षेत्र बनाता है। बर्गेस एक वर्णनात्मक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मानव पारिस्थितिकी के दोनों पहलू शामिल हैं, भूमि का भौतिक उपयोग और मानवीय रिश्ते। एक उदाहरण के रूप में शिकागो का उपयोग करते हुए उन्होंने देखा कि जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, लोगों और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के बीच बातचीत से संकेंद्रित क्षेत्रों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। संकेंद्रित मॉडल आक्रमण और उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर आधारित है। पिछली इकाई में चर्चा की गई अवधारणाएं। आक्रमण में शहर में प्रवासियों की प्राकृतिक आक्रामकता के कारण आंतरिक क्षेत्रों का बाहरी क्षेत्रों में निरंतर विस्तार शामिल है। उत्तराधिकार तब होता है जब किसी क्षेत्र पर उस क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली गतिविधि हावी हो जाती है। शहर में सीमित स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा है और केवल वे ही सफल होते हैं जो सर्वोत्तम स्थानों के लिए भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत शहरवासियों और परिधीय गांवों के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाता है, जो शहर के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक समूहों की एकाग्रता और अलगाव का वर्णन करता है। इस सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार 5 प्रमुख संकेंद्रित क्षेत्र हैं। व्यावसायिक केंद्र, संक्रमण का क्षेत्र, श्रमिक वर्ग का निवास, मध्यम उच्च वर्ग का निवास, कम्यूटर जोन, सबसे भीतरी वलय या केंद्रक, वाणिज्यिक केंद्र या केंद्रीय व्यापार जिला CBD है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक, सामाजिक और नागरिक सुविधाओं की प्रचुरता है, जो इसे शहर का हृदय बनाती है। इसमें डिपार्टमेंट स्टोर, कार्यालय, दुकानें, बैंक, क्लब, होटल, थिएटर और अन्य नागरिक भवन शामिल है। अपनी पहुंच और आकर्षण के कारण यह भूमि उपयोग और सामाजिक संपर्क की उच्चतम तीव्रता का अनुभव करता है। हालांकि आवासीय आबादी न्यूनतम है, जिसके कारण लोग अधिक जगह और कम प्रदूषण के लिए मुख्य स्थान से दूर आवास की तलाश करते हैं। बर्गेस ने नोट किया कि CBD की रूपात्मक संरचना उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से बदल रही है। रूपात्मक संरचना में इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचे शामिल हैं, और ये परिवर्तन निरंतर विध्वंस और नए निर्माण के माध्यम से होते हैं। शहर के पुराने हिस्सों को निम्न से उच्च घनत्व, उपयोग और किराए में परिवर्तन के साथ लगातार पुनर्निर्माण किया जाता है। संक्रमण क्षेत्र, इस क्षेत्र पर हल्के उद्योगों और मलिन बस्तियों का कब्जा है, जो कई अमेरिकी शहरों में एक आम दृश्य है।
यह एक समय पहली पीढ़ी के अप्रवासियों का घर था और इसमें कम आय वाले घर, बिगड़ते पड़ोस, एक कमरे के घर और बेघर लोग शामिल थे। यह क्षेत्र अपराध, जुआ, यौन बुराई और शारीरिक गिरावट और सामाजिक अव्यवस्था के कारण अन्य सामाजिक विचलन से जुड़ा है। शिकागो में बर्गेस ने इस दूसरे संकेंद्रित क्षेत्र को अस्थायी पाया, जो भीड़-भाड़ और अतिक्रमण के कारण आवासीय गिरावट से चिह्नित था। यह सीबीडी को घेरता है और हल्के औद्योगिक उत्पादन और व्यापार विस्तार घरों जैसी जरूरतों को पूरा करता है। बर्गेस का अनुमान है कि जैसे-जैसे शहर बढ़ेगा, सीबीडी इस क्षेत्र में विस्तार करेगा। कामकाजी वर्ग के निवास, यह मूल रूप से उन स्थानों के करीब एक नियोजित आवासीय क्षेत्र है जहां लोग काम करते हैं, जो अक्सर बाहर की ओर बढ़ते हैं। यह एक संक्रमण क्षेत्र के पास है और जीवन की गुणवत्ता और आसपास के उद्योगों से प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों और आसपास की मलिन बस्तियों के प्रभाव दोनों के संदर्भ में इससे प्रभावित है। बाहरी रिंगों में श्रमिक वर्ग के घरों पर मध्यम या उच्च वर्ग के निवासियों का कब्जा है। इन अलग-अलग रिंगों में अलग-अलग वर्ग और संबंधित सुविधाएं होती हैं। यह एक शहर की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आवासीय क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर मूल निवासी अमेरिकी हैं और वे एकल परिवार के घरों या अपार्टमेंट में रहते हैं। ये घर विशाल हैं और प्रदूषण मुक्त क्षेत्रों में स्थित हैं। आपको यहाँ अच्छी स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस आवासीय क्षेत्र में अच्छी परिवहन, संचार और पार्किंग सुविधाएं हैं। ये सभी विशेषताएं स्पष्ट रूप से एक विशिष्ट वर्ग चरित्र का संकेत देती हैं। कम्यूटर जोन, यह उस क्षेत्र से परे सबसे बाहरी संकेंद्रित क्षेत्र में है जहां उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। यह आसपास के छोटे शहरों, कस्बों और बस्तियों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर कम्यूटर जोन बनाते हैं। इन क्षेत्रों के लोग काम और व्यवसाय के लिए प्रतिदिन शहर के केंद्र या वाणिज्यिक क्षेत्र की यात्रा करते हैं, लेकिन अपने छोटे शहरों, कस्बों और बस्तियों में रहते हैं। कम्यूटर जोन में जनसंख्या घनत्व कम है। यह कुछ हद तक अलग-थलग है और उपनगरों और उपग्रह शहरों में स्थित है। बाद में बर्गेस ने उल्लेख किया कि शिकागो के सबसे बाहरी क्षेत्र में कस्बों या शहरों का कोई घेरा नहीं था, इसके बजाय पहिए की तीलियों की तरह शहर के केंद्र से निकलने वाली रेलमार्गों के किनारे बसावट का एक पैटर्न था। बर्गेस ने शहर की संरचना का एक अभूतपूर्व और व्यापक विश्लेषण किया। 1920 के दशक में दुनिया भर में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इस विकास ने शहरी क्षेत्रों के आकार और सामाजिक संरचना को बदल दिया। उस समय बर्गेस का कंसेंट्रिक जोन मॉडल यह समझाने का सबसे पहला प्रयास था कि शहरों को पारिस्थितिक सिद्धांत के ढांचे के भीतर कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अमेरिकी शहरों में इस सिद्धांत के अनुप्रयोग को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा गया जिसने शहर के पैटर्न के बाद के अध्ययनों को निर्देशित किया। हालांकि इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि यह शिकागो और उत्तरी अमेरिकी शहरों पर आधारित है। यह विकासशील देशों में शहरों के संरचनात्मक पैटर्न और विकास की व्याख्या नहीं कर सकता है और यह हर जगह लागू नहीं होता है। होमर होयट ने इस संकेंद्रित मॉडल को चुनौती दी और तर्क दिया कि शहर का विकास हमेशा एक पूर्ण चक्र नहीं बनाता है। यह अक्सर प्रमुख परिवहन और भौगोलिक विशेषताओं से विकृत होता है। बर्गेस के सिद्धांत में
उन्होंने आंतरिक शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करते हुए माना कि उत्तराधिकार और आक्रमण जैसी प्रक्रियाएं एक शहर के संरचनात्मक विकास में मुख्य कारक थी। चिंतन और क्रिया 6.1 आपने अभी अभी अमेरिका के शिकागो शहर के अध्ययन में बर्गेस द्वारा दिए गए संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विकासशील देशों में से एक है, क्या आपको लगता है कि भारत में किसी भी शहर की संरचना को इस मॉडल का उपयोग करके समझाया जा सकता है? इसे अपने शहर कस्बे गांव में लागू करने का प्रयास करें और मेरे शहर की संरचना और संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल पर 2 पृष्ठों की एक रिपोर्ट लिखें। अपनी रिपोर्ट पर अपने अकादमिक परामर्शदाता और अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ चर्चा करें। शीर्षक: मेरे शहर की संरचना और संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल। परिचय: 20वीं सदी की शुरुआत में शिकागो, अमेरिका के अपने अध्ययन में समाजशास्त्री अर्नेस्ट बर्गेस द्वारा विकसित कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल शहरी स्थानिक संगठन और एक शहर के भीतर सामाजिक समूहों के वितरण को समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करता है। हालांकि यह मॉडल मूल रूप से एक पश्चिमी शहर के लिए तैयार किया गया था, यह जांचना दिलचस्प है कि क्या इसे भारत में शहरों की संरचना पर लागू किया जा सकता है, जो एक अद्वितीय सामाजिक आर्थिक गतिशीलता वाला विकासशील देश है। इस रिपोर्ट में मैं कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल को अपने शहर में लागू करने का प्रयास करूंगा और शहरी भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता और सीमाओं का पता लगाऊंगा। संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल 1925 में बर्गेस द्वारा प्रस्तावित कंसेंट्रिक जोन मॉडल केंद्रीय व्यापार जिले सीबीडी से बाहर की ओर निकलने वाले संकेंद्रित वृत्तों या क्षेत्रों में एक शहर की संरचना को दर्शाता है। बर्गेस ने 5 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की। केंद्रीय व्यापार जिला सीबीडी आंतरिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधि के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो उच्च भूमि मूल्यों, वाणिज्यिक उद्यमों और प्रशासनिक कार्यालयों की विशेषता है। संक्रमण क्षेत्र सीबीडी के आसपास, यह क्षेत्र औद्योगिक और आवासीय अस्थिरता की विशेषता है, जो अक्सर मलिन बस्तियों और बिगड़ते बुनियादी ढांचे से जुड़ा होता है। श्रमिक वर्ग के घरों का क्षेत्र इसके अलावा इस क्षेत्र में मामूली आवास वाले पुराने आवासीय क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग की आबादी रहती है। बेहतर आवासों का क्षेत्र इस क्षेत्र में बेहतर रहने की स्थिति वाले मध्यम वर्ग के घर शामिल है, जो आर्थिक सुधार और अधिक स्थिर पड़ोस को दर्शाते हैं। कम्यूटर जोन सबसे बाहरी जोन मुख्य रूप से उपनगरीय है, जिसमें समृद्ध निवासी रहते हैं जो काम के लिए सीबीडी में आते हैं। मेरे शहर में संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल लागू करना। मेरा शहर भारत के कई शहरी क्षेत्रों की तरह एक जटिल और विविध संरचना प्रदर्शित करता है। हालांकि यह कंसेंट्रिक जोन मॉडल के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकता है, लेकिन मॉडल के कुछ तत्व देखे जा सकते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी मेरे शहर में सीबीडी स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है। इसमें सरकारी कार्यालय, कॉरपोरेट मुख्यालय और प्रमुख वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है। सीबीडी की विशेषता विशाल गगनचुंबी इमारतें और हलचल भरी सड़कें हैं, जिनमें उच्च भूमि मूल्य आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। संक्रमण क्षेत्र सीबीडी के आसपास का क्षेत्र आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों का मिश्रण प्रदर्शित करता है। हालांकि औद्योगिक गतिविधि के कुछ क्षेत्र हैं, वे अक्सर घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ मौजूद रहते हैं, जिनमें से कुछ कम सेवा वाले हैं और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना करते हैं। कामकाजी वर्ग के घरों का क्षेत्र सीबीडी से दूर जाने पर हमें कामकाजी वर्ग और निम्न आय वाली आबादी के मिश्रण वाले पुराने आवासीय क्षेत्र मिलते हैं।
इन पड़ोसों में अक्सर आधुनिक सुविधाओं का अभाव होता है और आवास की स्थिति व्यापक रूप से भिन्न होती है। बेहतर आवासों का क्षेत्र सीबीडी से आगे मध्यम वर्ग के पड़ोस उभर कर आते हैं, जो बेहतर रहने की स्थिति और अधिक स्थिर समुदायों की पेशकश करते हैं। इन क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। कम्यूटर क्षेत्र मेरे शहर के सबसे बाहरी क्षेत्र में उपनगरीय क्षेत्र है, जहां समृद्ध निवासी रहते हैं। इन क्षेत्रों की विशेषता विशाल घर, हरे भरे स्थान और शांत वातावरण है। इस क्षेत्र के कई निवासी काम के लिए सीबीडी में आते हैं। चुनौतियां और सीमाएं। जबकि कंसेंट्रिक जोन मॉडल शहरी संरचनाओं को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है, भारतीय शहरों पर लागू होने पर इसकी सीमाएं हैं। अनौपचारिक बस्तियां। भारत के शहरों में अक्सर अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों की पर्याप्त उपस्थिति होती है, जो बर्गेस के मॉडल में फिट नहीं बैठती है। ये बस्तियां अक्सर किसी एक क्षेत्र तक सीमित होने के बजाय पूरे शहर में फैली हुई होती है। मिश्रित भूमि उपयोग। भारतीय शहरों में पश्चिमी शहरों की तुलना में अधिक मिश्रित भूमि उपयोग पैटर्न होता है, जिसके लिए यह मॉडल मूल रूप से डिजाइन किया गया था। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां अक्सर एक ही पड़ोस में सहअस्तित्व में होती है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। भारतीय शहरों का सामाजिक और सांस्कृतिक तानाबाना सदियों के इतिहास और परंपरा से प्रभावित है, जिसके परिणामस्वरूप अद्वितीय शहरी नियोजन और विकास पैटर्न बनते हैं, जो मॉडल के संकेंद्रित वृत्तों के साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं। तीव्र शहरीकरण। भारत तेजी से शहरीकरण का अनुभव कर रहा है, जिसमें उपशहरी क्षेत्रों का विकास और पारंपरिक सीबीडी से परे नए आर्थिक केंद्रों का उदय हो रहा है। यह मॉडल की सरलता को चुनौती देता है और शहरी विश्लेषण के लिए अधिक गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। निष्कर्ष में, जबकि कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल शहरी संरचनाओं को समझने के लिए एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है, इसे मेरे सहित भारतीय शहरों में लागू करने के लिए स्थानीय कारकों और अनुकूलन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भारत के शहर विविध, जटिल और तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे उन्हें पश्चिमी शहरी संदर्भों के लिए डिजाइन किए गए कठोर मॉडल में फिट करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी मॉडल अभी भी शहरी क्षेत्रों के संगठन में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, खासकर जब भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य शहरी नियोजन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के संयोजन में उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमारे शहर लगातार विकसित हो रहे हैं, नए मॉडलों को अपनाना और विकसित करना आवश्यक है, जो भारत में शहरी जीवन की जटिल वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं। 6.6 शोषणकारी मॉडल। शोषणकारी मॉडल शहर को 3 संकेंद्रित क्षेत्रों में विभाजित करता है, जो इस आधार पर होता है कि संसाधनों का मालिक कौन है और भुगतान वहन कर सकता है। यह दर्शाता है कि पैसा शहर के भीतरी इलाकों से बाहरी इलाकों में कैसे जाता है, जहां अमीर लोग रहते हैं। 3 जोन है: मौत का शहर, जरूरत का शहर, अतिशता का शहर। मौत का शहर आंतरिक शहर है और अन्य 2 क्षेत्रों द्वारा शोषण से चिह्नित है। इस क्षेत्र के लोग गरीब हैं और 2 करों के माध्यम से शोषण का सामना करते हैं: मशीन कर और मृत्यु कर। चित्र 6.4 देखें। मशीन टैक्स तब होता है जब श्रमिकों को उनके काम के मूल्य से कम भुगतान किया जाता है, जिसे उनसे पैसे लेने के रूप में देखा जाता है। इस क्षेत्र में गरीब भोजन, आवास और अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक कीमत चुकाकर मृत्यु कर भी चुकाते हैं। इसके अतिरिक्त भीड़भाड़ और अतिक्रमण के कारण इस क्षेत्र में
शहरी सेवाओं और सुविधाओं का अभाव है और इसे एक झुग्गी बस्ती माना जाता है। आवश्यकता का शहर मृत्यु के शहर और अतिसुंदरता के शहर के बीच स्थित है। बर्गेस के संकेंद्रित मॉडल में श्रमिक वर्ग क्षेत्र के समान ब्लू कॉलर श्रमिक जरूरत वाले शहर में रहते हैं। विलियम बंजी ने इन निवासियों को मेहनती मध्यवर्गीय अमेरिकी कहा। उनका भी उपनगरीय व्यापारिक हितों और राजनेताओं द्वारा शोषण किया जाता है, लेकिन उन्हें मृत्यु कर से छूट मिलती है। सबसे बाहरी रिंग को सुपरफ्लुइटी का शहर कहा जाता है। यह क्षेत्र विशिष्ट उद्यमियों, प्रबंधकों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों का घर है जो आरामदायक जीवन जीते हैं और अन्य दो शहरों की कीमत पर बड़े पैमाने पर उपभोग करते हैं। इस मॉडल के अनुसार, जबकि इस बाहरी क्षेत्र में जनसंख्या छोटी है, यह समृद्ध समूह संसाधन आवंटन को नियंत्रित करता है और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोषणकारी मॉडल आंतरिक शहर की गतिशीलता में शोषण और चुनौतियों की तस्वीर पेश करता है। चल रहे शोषण के कारण आंतरिक शहर के गरीबों को सीमित नौकरी के अवसरों, कौशल विकास और प्रशिक्षण का सामना करना पड़ता है। वे विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करते हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास की संभावनाओं में बाधा डालते हैं। अन्य मॉडल। ऊपर वर्णित मॉडल एक शहर के भीतर आर्थिक गतिविधियों और आवासीय क्षेत्रों की स्थानिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मान 1965 के एक अन्य अध्ययन ने इंग्लैंड के 3 औद्योगिक शहरों हडर्सफील्ड, नॉटिंघम और शेफील्ड में बर्गेस के संकेंद्रित क्षेत्र और होयट के सेक्टर मॉडल को लागू किया। मान ने माना कि प्रचलित दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण उच्च श्रेणी के आवास शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में होंगे, जबकि उद्योग सीबीडी के उत्तर-पूर्व में स्थित होंगे। उनके अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल है। उच्च श्रेणी के आवास सीबीडी के आसपास समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित है। 2 सेक्टर मॉडल के समान, मान ने देखा कि उद्योग प्रमुख परिवहन मार्गों पर क्लस्टर किए गए हैं। 3 उन्होंने निम्न श्रेणी के आवास क्षेत्रों को पुराने आवास के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया, जबकि उच्च श्रेणी के आवास में उद्योगों और प्रदूषण से दूर स्थित आधुनिक घर शामिल थे। 4 बर्गेस और होयट के विपरीत, मान ने मलिन बस्तियों को साफ करने और जेंट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने में स्थानीय शासन की भूमिका पर चर्चा की। शहर में श्रमिक वर्ग और निम्नाय समूहों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी परिषद संपत्तियां उभरी। मान का अध्ययन मौजूदा मॉडलों से अलग है, क्योंकि यह अमेरिकी शहरों से अलग अपनी अनूठी ऐतिहासिक और सामाजिक संरचनाओं वाले यूरोपीय शहरों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उनका सुझाव है कि एक छोटे से नमूने से भी शहरी संरचनाओं के बारे में सामान्यीकरण किया जा सकता है। उनका मॉडल शहरी संरचनाओं के अध्ययन में संभावित विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करता है। 6.7 प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। शहर की संरचनाओं का अध्ययन करने का दूसरा तरीका प्रतीकात्मक दृष्टिकोण है। शहरों को आंतरिक रूप से कैसे व्यवस्थित किया जाता है, यह समझने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारिस्थितिक और कार्यात्मक तरीकों को सही करने के लिए इस दृष्टिकोण को विकसित किया गया था। 1945 में वाल्टर फायरी इस दृष्टिकोण के पहले योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने सेंट्रल बोस्टन में भूमि उपयोग का अध्ययन किया और पारिस्थितिक कारक के रूप में प्रतीकवाद के महत्व पर जोर दिया। फायरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे सामाजिक प्रतीकवाद किसी शहर की आंतरिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से सच है जब ऐतिहासिक रूप से सार्थक सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों की बात आती है। बाद में इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण विकास व्हीटली द्वारा किए गए,
जिन्होंने 1971 में चीनी शहरों और 1978 में जापानी शहरों सहित एशियाई शहरों का अध्ययन किया। व्हीटली के अनुसार प्राचीन शहर एक मजबूत धार्मिक और ब्रह्मांड संबंधी भावना के साथ विकसित हुए। प्रत्येक शहर या किसी विशिष्ट संरचना के स्थान का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता था और उसे दुनिया का केंद्र माना जाता था। दीवारों, द्वारों, सड़कों और अन्य डिजाइनों का संरेखण अक्सर विभिन्न संदर्भों में विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता है। इन शहरी संरचनाओं में मंदिर, पूजा स्थल और महल शामिल थे, जो मुख्य रूप से शासक वर्ग के लिए सत्ता के केंद्र के रूप में काम करते थे। इसी तरह आधुनिक शहरों में गगनचुंबी इमारतें कॉरपोरेट गतिविधियों और कार्यस्थलों का प्रतीक बन गई है। 6.8 निष्कर्ष। शहर की संरचना और विकास पैटर्न के बारे में पहले उल्लिखित सभी 4 सिद्धांत 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित किए गए थे और अमेरिकी शहरी समाज के अध्ययन पर आधारित थे। इन सिद्धांतों ने माना कि शहर की संरचना और संगठन में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि, विकसित होती प्रौद्योगिकी, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और परिवहन विकास जैसे कारकों के परिणामस्वरूप होता है। ये सभी सिद्धांत मानते हैं कि जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, आवासीय क्षेत्रों का बाहर की ओर विस्तार होता है और उपनगरों में जनसंख्या की सघनता अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है। कंसेंट्रिक और सेक्टर दोनों मॉडल इस धारणा को साझा करते हैं, लेकिन स्थानिक वितरण का वर्णन करने के तरीके में भिन्न है। मल्टीपल न्यूक्लियर सिद्धांत में हैरिस और उलमैन भी इस विचार को मिनीसेंटर की अवधारणा से समझाते हैं, जो समय के साथ बदलता रहता है। वे किसी एक व्यावसायिक केंद्र को अत्यधिक महत्व देने से असहमत है। इसके अलावा ये सिद्धांत सामाजिक वर्ग के आधार पर विभिन्न आवासीय पैटर्न पर सहमत है। पहले 3 सिद्धांत स्पष्ट रूप से निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के आवासीय क्षेत्रों की पहचान करते हैं। इसी प्रकार शोषणकारी मॉडल अर्धवृत्ताकार पैटर्न में 3 अलग-अलग शहरों का वर्णन करता है, जो 3 अलग-अलग वर्गों और शोषण के स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। आवासीय पैटर्न भूमि मूल्य या किराए पर आधारित होते हैं, लेकिन शहर के भीतर सामाजिक पदानुक्रम और अंतर संबंधों को भी दर्शाते हैं। इसलिए शहर की संरचना और विकास के ये सभी मॉडल विभिन्न शहरों में देखे गए कठोर सामाजिक अलगाव की व्याख्या करते हैं। शहरी संरचना में हाल के परिवर्तनों और बदलावों ने इन शास्त्रीय मॉडलों की मूलभूत धारणाओं और अपेक्षित परिणामों को बदल दिया है। इन परिवर्तनों में ऑटोमोबाइल का प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या वृद्धि, आवास निर्माण, खरीदारी सुविधाएं, सामाजिक और औद्योगिक गतिशीलता शामिल है। होयट ने अपनी समीक्षा में यह भी कहा कि शहर के आकार, व्यक्तिगत आय और गतिशीलता में वृद्धि से पुराने शहर के पैटर्न की स्पष्ट कठोरता काफी कम हो गई है। ब्रायन बेरी शहर की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अनुसंधान के 3 पहलुओं में इन परिवर्तनों को संश्लेषित करते हैं: शहरी जनसंख्या घनत्व, पड़ोस का सामाजिक आर्थिक पैटर्न और खुदरा और सेवा व्यवसायों का बदलता पैटर्न।